महेंद्र भीष्म की कहानी दफा 376 सुनिए वैदेही के स्वर में। 4 रास्तों के मिलन स्थल को चौराहा कहा जाता है। रास्ते लंबे हों या छोटे, सकरे हो या चौड़े, जहां 3 से अधिक रास्ते हुए चौराहा बन गया। शक्ति चौराहा भी एक ऐसा ही चौराहा है। इसी शक्ति चौराहे पर वापस दूसरी तीसरी बार आसपास के रास्तों में चक्कर काट आने के बावजूद कांस्टेबल दयाराम और कांस्टेबल शुक्ला को मास्टर सुधाकर सरोज का मकान नहीं मिला, तो चौराहे के एक ओर रखे पान के खोखे के अंदर बैठे चीकट से दिखने वाले पान विक्रेता से दूसरी बार मास्टर सुधाकर सरोज का पता खिसियाकर पूछने लगे। पान विक्रेता खुशामद में 2 पान के बीड़े दोनों सिपाहियों के हाथ पर रखते अपनी खीसें निपोरते बोला, हुजूर, क्या नाम बताया था आपने? मास्टर है कोई? नाम सुधाकर सरोज, मकान नंबर वगैरह पता नहीं। मुंशी जी ने बस इतना कहा, शक्ति चौराहे में पूछ लेना, पता चल जाएगा। पढ़ाते हैं हुजूर? पान विक्रेता फिर बोला। अबे मास्टर है तो पढ़ाता जरूर होगा। कांस्टेबल शुक्ला अपने हाथ में लिए छोटी सी नोटबुक में कुछ ढूंढते हुए बोला, सरकारी कॉलोनी में तो नहीं रहते मास्टर साहब। हो सकता है ससुरा सरकारी कॉलोनी में ही रहता हो। पूरा पता तो दिया नहीं मुंशी जी ने, बस कहा धर लाओ साले मस्टरवा को। दफा 376 का मामला जो है, कांस्टेबल शुक्ला ने अपनी आंखें नचाईं। पान वाला कोई गंभीर दफा समझ नासमझी में अपना सिर हिलाने लग गया, ठीक उसी तरह जैसे वह पान पर कत्था चूना लगाते समय अपना सिर हिलाता है। कुछ देर बाद बोलता है, हुजूर, बाएं चले जाइए। 2 फरलांग आगे मैदान के बाद सरकारी रिहायशी तिमंजली पीली इमारतें बनी हैं। हो न हो उसी में रहते हो मास्टर साहब। पान नहीं खाते होंगे मास्टर साहब, नहीं तो जरूर हमारा परिचय उनसे बन जाता। और तू भी दफा 376 में उसके साथ जेल में बंद कर दिया जाता, क्यों शुक्ला? कांस्टेबल दयाराम झुंझलाते हुए बोला, साला, एक तो ठीक से जानता नहीं, ऊपर से कहता है परिचय बन जाता। ससुरा। पान विक्रेता सिपाही की बदली मुखमुद्रा देख घबरा कर हाथ जोड़ते बोला, दीवान जी, कोई गलती हो गई हो तो मुआफ कर दिया जाए। अगर स्याले मास्टर का बच्चा न मिला तो तुझे ही मास्टर बनाकर थाने ले चलेंगे। कांस्टेबल दयाराम ने चूना उंगली में लेकर मुंह में रख लिया और शुक्ला को चलने का इशारा किया। शुक्ला ने पान मसाला की लटक रही लड़ में से 2 पाउच साधिकार तोड़े और निर्लज्जता के साथ दयाराम के पीछे हो लिया। सुधाकर सरोज अभी हाल ही में दूसरे शहर से स्थानांतरित होकर इस उपनगर के इकलौते इंटर कॉलेज में गणित के प्रवक्ता बनकर आए हैं। 2 बच्चे और घरेलू झगड़ालू पत्नी पाकर वह अपना जीवन अध्ययन और अध्यापन में गुजार रहे थे। यद्यपि उनकी उम्र अभी 50 पार ही हुई है, किंतु डबल ग्लास का चश्मा लगाए और बाल जल्दी पक जाने के कारण काफी उम्र दराज प्रतीत होते हैं। हम उम्र धर्म पत्नी से लाग डांट बराबर चलती रहती थी। जैसे गृहस्थी रूपी रथ के दोनों पहिए चल रहे थे, वैसे ही उन दोनों की नोक झोंक, जिसमें अधिकतर बाजी धर्म पत्नी के पास रहती। बच्चे देर से जन्मे थे, सो दोनों अभी छोटे थे। बेटी 12 बरस की और बेटा 7 साल का। सुधाकर जी दोनों बच्चों को अपनी साइकिल से स्कूल छोड़कर आ चुके थे और श्रीमती जी की ओर से चाय का प्याला पाने की उम्मीद से उनका हाथ अखबार पढ़ने के लिए उठ गया। अखबार हत्या, डकैती और बलात्कार की खबरों से रंगा हुआ था। राजनीतिक दलों की खींचतान, आर्थिक घोटाले, चुनावी सरगर्मी भी अनुपात में अन्य खबरों के साथ मिश्रित थी। किचन की ओर 2 बार उचटती दृष्टि दौड़ाने के बावजूद चाय की सुगंध समझ में नहीं आई, तो सुधाकर जी कुर्सी से उठ किचन की ओर गए, परंतु चाय के खौलने की कल्पना के स्थान पर गैस चूल्हा ठंडा पड़ा था और श्रीमती जी वहां से अनुपस्थित दिखी, अर्थात
उनके आने के बाद ही श्रीमती जी शौचालय में जा चुकी थीं। आज सुबह सवेरे ही श्रीमती जी से चिकचिक हो चुकी थी, जिसके वह आदी हो चुके थे। सीधे, शांत और सज्जन अध्यापकों में उनका नाम शुमार था। अपनी धर्मपत्नी से भी वे एडजस्ट करके चलते थे। गणित के प्रवक्ता होने के नाते कुछ छात्र सायं बतौर ट्यूशन पढ़ने आ जाते थे, जिससे ऊपरी खर्च में उनका हाथ तंग नहीं रहता था और प्राप्त धन से वह अपनी ज़रूरतें व साहित्यिक अभिरुचि की क्षुधा मिटाने में व्यय करते थे। जबकि उनकी धर्मपत्नी का कहना था कि ट्यूशन का पैसा भी उन्हें घर गृहस्थी में खर्च कर देना चाहिए। इसी बात पर आज सुबह सवेरे उनकी धर्मपत्नी के साथ नरमी गर्मी हो चुकी थी। सुधाकर जी ने अपनी दाढ़ी पर दायां हाथ फेरा। दाढ़ी पर खूंटी नुमा बाल उगाए थे। उन्होंने हिसाब लगाया, रविवार को दाढ़ी बनाई थी। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन। चाहते हुए भी वह आज दाढ़ी नहीं बना सकते थे। रविवार को दाढ़ी क्यों बनाई थी, याद आया। प्रधानाचार्य जी की बेटी को गणित के कुछ सवाल समझाने वह उनके घर गए थे। तभी उनका दाढ़ी बनाने का क्रम टूटा, नहीं तो सोमवार, बुधवार और शुक्र सप्ताह के 3 दिन उनके दाढ़ी बनाने के नियत रहते थे। इस तरह उनके लिए मंगलवार हनुमान जी, गुरुवार गुरु बृहस्पति व विष्णु जी और शनिवार शनिदेव के नाम पर दाढ़ी बनाने के लिए निषिद्ध थे। उनका बस चले तो वह दाढ़ी बनाए ही नहीं। पुरुषों के लिए अच्छा खासा सिरदर्द मानते थे वह दाढ़ी बनाना। सुधाकर जी दाढ़ी अध्याय से निकल अब स्नान करने का उपक्रम करने लगे। समय के वे बड़े पाबंद थे। 9:30 तक वह स्कूल हर हाल में पहुंच जाते थे। उनके स्कूल पहुंचने के बाद ही दूसरी घंटी बजती थी। दूसरी घंटी बजी जरूर, पर स्कूल की नहीं, घर की। कॉल बेल। सुधाकर जी बाथरूम में नहाते हुए मंत्रोच्चारण के साथ ठंड से स्वयं को बचाने का असफल प्रयास करने में लगे हुए थे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमती जी ने फुनफुनाते हुए पहले आई ग्लास से दरवाजे के बाहर खड़े दोनों सिपाहियों को देखा। फिर कुछ देर सोचने के बाद तीसरी बार कॉलबेल बजने के तुरंत बाद ही वह दरवाज़ा खोल एक और खड़ी हो गई। मास्टर सुधाकर सरोज यहीं रहते हैं? कांस्टेबल दयाराम ने सुधाकर जी की धर्मपत्नी को ऊपर से नीचे तक नापते जोखते पूछा। हाँ, सुधाकर जी की धर्मपत्नी ने संचय की मुद्रा में लगभग घूरते हुए दोनों सिपाहियों की मुखाकृति की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से दृष्टिपात किया। उन्हें बाहर बुलाइए। क्यों, क्या काम है? दफा 300। आप उन्हें कृपया बाहर बुलाइए, उन्हीं से काम है। पहली बार कांस्टेबल शुक्ला विषय की गंभीरता समझते बोला। अच्छा रुकिए, अभी बुलाती हूँ। आप लोग बैठिए। बरामदे में पड़ी कुर्सियों की ओर बैठने का संकेत करती हुई सुधाकर जी की धर्मपत्नी पुलिस के एकाएक आने का कारण न समझते हुए बाथरूम के पास आकर बोली, सुनते हो जी, 2 पुलिस वाले आए हैं, तुम्हें पूछ रहे हैं। क्यों आए हैं, काम पूछा? मंत्रोच्चारण बीच में रोकते सुधाकर जी तौलिया लपेट बाथरूम से बाहर आ गए। तुम्ही को बुला रहे हैं, जाओ पहले उनसे निपट लो, बाद को पूजा कर लेना। श्रीमती जी किचन में घुसते हुए बोली, चाय वाय की न कहना, पत्ती और चीनी दोनों खत्म है। कुछ देर असमंजस की मुद्रा में रहने के बाद सुधाकर जी ने चश्मा लगाया, अंडरवियर बनियान लुंगी पहनी और तौलिए से बाल पोंछते बाहर के कमरे से होते हुए बरामदे में आ खड़े हुए। बरामदे में पड़ी कुर्सियों पर जमे कांस्टेबलों में से एक दयाराम सुधाकर जी के कुछ कहने पूछने से पहले ही बोल पड़ा, आप ही मास्टर सुधाकर सरोज हैं? जी हाँ, मैं ही सुधाकर सरोज हूँ। बोलिए, क्या काम है मुझसे? तौलिए से अपने गीले बालों को रगड़ते सुधाकर जी ने बेफिक्री में जवाब दिया, लगते तो अच्छे भले हो, फिर ऐसा नीच काम। राम राम, क्या जमाना आ गया है, मास्टर होके भी। कांस्टेबल शुक्ला सुधाकर जी को ऊपर से नीचे तक पुलिसी अंदाज में जांचते परखते बोला, क्या कहा? मैं कुछ समझा नहीं। सुधाकर जी थोड़ा सा शंकित भाव से बोले, दरअसल घर में पुलिस का कारण आ टपकना अच्छे खासे
आदमी के मन में दहशत पैदा कर देता है। फिर सुधाकर जी तो सीधे साधे अध्यापक ठहरे, सब समझ जाएंगे। खैर, हमारे साथ इसी वक्त थाने चलिए, दरोगा जी ने बुलाया है। कांस्टेबल दयाराम हुक्मनामा सा सुनाते बोला, मगर क्यों क्यों बुलाया है थाने? मुझे वैसे भी स्कूल के लिए देर हो रही है। सुधाकर जी दयाराम के अप्रत्याशित व्यवहार से बौखलाए से बोले, स्कूल के लिए देर हो रही हो या अस्पताल के लिए, हमें जो हुक्म ऊपर से मिला है हम उसी की तामील करने आए हैं। गनीमत समझो हथकड़ी वगैरह साथ नहीं लाए। नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। एक तो मास्टर बने फिरते हो, ऊपर से दूसरों की इज्जत में हाथ डालते हो। तुम्हारे जैसे सफेद पोशों ने ही समाज को गंदा कर रखा है। पहले से कुछ कड़क शब्दों में कांस्टेबल शुक्ला इस बार बोला, जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ, हमारे पास फालतू समय नहीं है, समझे? पहले ही तुम्हारा पता ढूंढते ढूंढते ढेर सारा समय निकल गया है। अपनी बात पर अड़े दोनों कांस्टेबलों के बदले भाव देख सुधाकर जी किसी अज्ञात आशंका से भयभीत हो उठे। वह घबराए से अंदर आए, गीले शरीर को घबराहट के मारे पसीना चुहाने लगा। किचन से धर्मपत्नी निर्विकार भाव से मुंह बनाए रात के जूठे बर्तन मांजने में लगी थी। सुधाकर जी को आया देख बोली, चले गए, काहे को आए थे? सुधाकर जी ने मुंह से कुछ न बोल पाए। कलसे से गिलास में पानी ऊंझा, फिर गिलास होठों पर लगा लिया। चाय बनाऊं या पूरा खाना खाकर स्कूल जाओगे? तेजी से हाथ चलाती श्रीमती जी मजे बर्तन पानी से धोती हुई बोली, और सुधाकर जी किन कर्तव्य विमूढ़ से खड़े खड़े पानी गटके जा रहे थे। श्रीमती जी ने बर्तन धोना रोक सुधाकर जी के माथे पर फैली पसीने की बूंदों को देखते हुए पुनः पूछा, क्या हुआ जी, कांप क्यों रहे हो? स्कूल नहीं, थाने जाना है। दोनों सिपाही मुझे थाने ले जाने के लिए आए हैं। क्या? क्यों भला? पता नहीं, कह रहे हैं दरोगा जी ने तलब किया है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? कौन तुमने चोरी छिनारी की है जो कांपे जा रहे हो? अच्छे आदमी हो, मैं देखती हूँ। श्रीमती जी कमर में साड़ी का पल्लू खोसती बाहर आ गई। इधर सुधाकर जी ने थाने जाने में ही अपनी भलाई समझी और कुर्ता पैजामा पहनना शुरू कर दिया। तभी जैसे बम फटा हो, हाय मैं लुट गई, इस बुढ़ापे में ये दिन भी दिखाएगा ये आदमी। हे राम, बाल बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। मुझे तो पहले से ही शक था, तभी तो रोकती टोकती रहती थी, पर मेरी एक भी बात सुने तब ना। हाय मायरी, मैं तो मर गई। श्रीमती जी के असामयिक विलाप से सुधाकर जी बेडरूम से बाहर आए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जैसे कुछ पता ही ना हो। हया शर्म भी नहीं आई, मुझे कहीं का ना छोड़ा, कैसे दूसरों को मुंह दिखाऊंगी? अरे बोलो भी भगवान, हुआ क्या? अरे मुझसे क्या पूछते हो? उन सिपाहियों से पूछो, ढोंगी कहीं के, चरित्रहीन। हाय राम। श्रीमती जी को अविराम अश्रुपात व चिल्लाते देख सुन सुधाकर जी एकाएक कुछ समझ न सके और बाहर आकर दोनों सिपाहियों से लगभग उलझते हुए बोले, क्या हुआ? आप लोगों ने ऐसा क्या कह दिया जो मेरी वाइफ रोने लगी? अरे हमने क्या कह दिया? सुन मास्टर, ज्यादा दिमाग ना खराब हो। एक तो नाबालिग लड़की के साथ मुंह काला किया, ऊपर से पूछता है क्या हुआ? हमने क्या कह दिया वाइफ से? इतना ही ख्याल था तो क्यों इतनी अच्छी खासी बीबी को छोड़ उस नटने की बदसूरत लड़की के साथ क्या बकते हो? मास्टर सुधाकर सरोज पहली बार आवेश में आकर सिपाहियों को डपटते हुए बोले, क्या अंट शंट पके जा रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? बदतमीजी के लिए तुम दोनों की शिकायत एसपी साहब से करूंगा। जाओ यहाँ से, निकलो बाहर, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। देखिए मास्टर साहब, गर्मी सर्दी जो दिखानी है थाने में दरोगा जी के सामने दिखाना, और जो शिकायत करनी हो कर देना। हम तो हुक्म की तामील करने आए हैं। दरोगा जी ने तुम्हें दफा 376 के मामले में आई नामजद एफआईआर होने पर बुलाया है, सो ठीक तरह से हमारे साथ चलो, नहीं तो जोर जबरदस्ती बांध कर ले जाएंगे, तब बेइज्जती अच्छी लगेगी क्या? कांस्टेबल दयाराम नरम रुख रखते हुए मास्टर साहब को समझाते हुए बोला,
मास्टर सुधाकर जी को मामले की गंभीरता कुछ कुछ समझ में आने लगी। उनकी मनोदशा बिगड़ने लगी। स्वयं को संभालते हुए वह पहले अंदर अपनी श्रीमती जी से कुछ कहने की गरज से उनके पास गए, परंतु पत्नी द्वारा दूसरी ओर मुंह फेर लेने से वह बिना बोले बाहर कमरे में रखी चप्पलें पहन दोनों सिपाहियों के साथ हो लिए। दोनों सिपाहियों के मध्य मास्टर साहब को संदिग्ध अवस्था में जाते देख कॉलोनी की एकमात्र खबरिन शकीली चाची बहुत चक्की रह गई। किसी चटपटी खबर की उम्मीद में उनके पग यंत्रवत मास्टर सुधाकर सरोज के क्वार्टर की ओर बढ़ गए। पति के कुकृत्य से पहले से बौखलाई भन्नाई मास्टर साहब की धर्म पत्नी ने चाची का बायोडेटा जानते हुए भी सारा का सारा मामला बयान कर डाला। इतनी ताज़ा तरीन नमक मिर्च लगाए बिना भी मसालेदार खबर पाने के बाद भला शकीली चाची के पग मास्टर साहब के घर में कहाँ ठहरने वाले थे। अपनी पड़ोसन को दिलासा दिए बिना वह फुर्र से कॉलोनी में उड़ाई और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया जंगल की आग की तरह मास्टर सुधाकर सरोज को पुलिस थाने में बुलाए जाने की खबर कारण सहित कॉलोनी के स्कूल तक फैल गई। मास्टर साहब के विरोधी गुट वालों ने इस खबर को लपक लिया और शस्त्र की भांति इस्तेमाल कर साथ में कई पूरक झूठी सच्ची घटनाओं को जोड़ लोगों के बीच चर्चा के रूप में फैला दिया। प्रचार इतना तगड़ा था कि मास्टर साहब को नजदीक से जानने वाले उनके शुभ चिंतक भी एक बारगी संशय में भर उठे। मास्टर साहब के घर तक तो वे लोग हो आए, परंतु थाने जाने की हिम्मत किसी में ना हुई, और कोई मामला होता तो थाने चले भी जाते। अब भला बलात्कारी के पक्ष में थाने जाकर पुलिस वालों ने से कौन अपनी फजीहत कराए। सभी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। यहाँ थाने में मास्टर साहब का और भी बुरा हाल था। शरीर में काटो तो खून नहीं, पीले पड़ते चेहरे पर उगी खूंटियों वाली खिचड़ी दाढ़ी और बिना तेल कंघी किए बिखरे बाल। मास्टर साहब की स्थिति किसी मजे मजाए अपराधी से कम बखान नहीं कर रहे थे। थाने के सिपाहियों ने उन्हें बरामदे में दारोगा जी की टेबल कुर्सी के पास एक और फर्श पर बैठा दिया था। पास गुजरते सिपाही अश्लील व्यंग और फिक्रे कसते। बेबस मास्टर साहब सिर झुकाए अपमान के कड़वे घूंट पर घूंट पिए जा रहे थे। सिपाहियों से वह आंखें नहीं मिला पा रहे थे। मौन सुनते सुनते सहते सहते अपने भाग्य पर मन ही मन रोए जा रहे थे। दारोगा जी थाने में ही बने अपने क्वार्टर में गए हुए थे। सुधाकर जी को एक उन्हीं का सहारा शेष था। वह आए तब वह अपनी निर्दोषता उनके समक्ष सिद्ध कर सके। घर से निकलते वक्त शकीली चाची ने उन्हें देखा था। उसने जरूर सब जगह खबर कर दी होगी, पर अभी तक कोई भी उनकी पैरोकारी करने थाने नहीं आया था। उनकी इच्छा हो रही थी, हे भगवान, इस अपमान से अच्छा है यही थाने का फर्श फट जाए और वह उसमें समा जाएं, या कोई चुटकी भर जहर उन्हें ला दे और वह इस संताप से मुक्ति पा जाएं। दोपहर का भोजन और आराम करने के बाद युवा दारोगा अपनी टेबल कुर्सी के पास फर्श पर बैठे मास्टर साहब की ओर उचटती दृष्टि डालते हुए आया। दारोगा के मस्तिष्क में कुछ हलचल हुई। उसने गौर से फर्श पर बैठे व्यक्ति को देखा। कुर्सी पर बैठने के स्थान पर उसने टेबल पर रखे रूल को उठाया और फर्श पर सिर झुकाए बैठे मास्टर साहब के चेहरे को झुककर ध्यान से देखा। फिर एकाएक वह आश्चर्य से बोल उठा, सरोज सर आप? सुधाकर सरोज ने अपना नाम सम्मान से लेने वाले की ओर देखा। कुछ कुछ पहचाना सा चेहरा लगा। वह कुछ कहते इसके पहले दरोगा बोल पड़ा, सर आप यहाँ इस हाल में? मैं विनय त्रिपाठी। कहते कहते दारोगा ने मास्टर साहब के चरण स्पर्श कर लिए। आसपास खड़े सिपाहियों ने जब दारोगा जी को बलात्कार के मामले में लाए गए व्यक्ति के पैर छूते देखा तो वे सब चकित रह गए। आइए आइए सर, इधर कुर्सी पर बैठिए। विनय तुम? हाँ सर, मैं आपका शिष्य विनय त्रिपाठी। पर सर आप यहाँ अचानक इस तरह? विनय ने पहले मास्टर साहब को सहारा देकर टेबल के सामने रखी दो कुर्सियों में से एक पर
आदर के साथ बैठाया। फिर स्वयं दूसरी कुर्सी पर बैठने के बाद वह आगे बोला, हाँ बताइए सर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ, मेरे लिए क्या आदेश है? कहते हुए विनय ने हाथ का रूल टेबल पर रख दिया और बेल दबा दी। तत्क्षण बरामदे के बाहर खड़ा सिपाही टेबल के पास आ गया। रामदत्त पानी भिजवाओ और बिना चीनी की चाय, कुछ जलपान भी। जी सर। मास्टर साहब की आंखों से अविरल जलवृष्टि प्रारंभ हो चुकी थी। क्या हुआ सर, आप रो रहे हैं? विनय और विलाप करते मास्टर साहब विनय से लिपटते गए। विनय ने अपने गुरुजी को ढाढ़स बंधाया, फिर पानी का गिलास उनके होठों से लगा दिया। पानी पीकर मास्टर साहब कुछ संयत हुए। मुझे तुम्हारे ही थाने के 2 सिपाही यहाँ दफा 376 के किसी मामले में लेकर आए हैं। फफक फफक कर रो पड़े मास्टर साहब। बेटा, मेरी तो सामाजिक मृत्यु हो गई। क्या? आश्चर्य से विनय की आंखें फैल गईं। विनय अपना हाथ सिर पर लगाते टेबल पर झुक सा गया। उसने टेबल बेल पर 2-3 हाथ मारते गुस्से में मुंशी जी को पुकार लगाई। दारोगा जी की तेज आवाज सुन मुंशी अपनी टोपी संभालता भागा भागा चला आया। एक दृष्टि मास्टर साहब की ओर फेंककर वह हाथ बांधकर एक ओर खड़ा हो गया। जी सर। मुंशी जी, आपने कल रात हुए बलात्कार के मामले में नामजद बैंड मास्टर सुधाकर सरोज को लेने किसे भेजा था? सर, सिपाही दयाराम और दिवाकर शुक्ला को। बुलाओ दोनों को इसी समय। गुस्से में तमतमाते विनय बोला। बैंड मास्टर? सुनते ही सुधाकर जी की जान में जान आई। सारा माजरा समझते उन्हें देर नहीं लगी। पास स्थित मुंशी वाले कमरे में खड़े दोनों सिपाही दयाराम और शुक्ला ने दारोगा जी की आवाज सुन ली थी। इतनी बड़ी मिस्टेक, ब्लंडर हो गया। शुक्ला की धीमी आवाज निकली। दोनों अपनी गलती मानते सिर झुकाए दारोगा जी के सामने खड़े हो गए। विनय गुस्से से दोनों सिपाहियों को लताड़ रहा था। तभी कॉलेज के प्रधानाचार्य 2 अन्य अध्यापकों के साथ थाने में आए। सारा मामला जान प्रधानाचार्य एवं 7 के अध्यापक अपनी हंसी न रोक सके। इधर मास्टर सुधाकर सरोज गलतफहमी दूर हो जाने पर ईश्वर को बार बार धन्यवाद दिए जा रहे थे। सॉरी सर, इन 2 बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी की वजह से आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, प्लीज़ पार्डन मी सर। हाथ जोड़ता दारोगा शिष्य विनय अपने गुरुजी के सामने विनयवत खड़ा रहा। दोनों सिपाहियों ने भी मास्टर साहब की पगधूलि माथे पर लगा उनके चरण पकड़ लिए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।